दूसरे दिन वुचेंग मुख्य हॉल के सामने कई नौकर भी आसमान की ओर देख रहे हैं। ऊंचे मंडप में एक जोरदार लाल लड़ाकू क्यूई आसमान में उगता है। लड़ाकू क्यूई एक चमकदार सूरज की तरह है जो बेहद गर्म उतार चढ़ाव को उजागर करता है और यहां तक कि हवा भी झुलसाने वाली गर्म है। जला हुआ और मुड़ा हुआ। अपने बेटे को विदा करने के लिए बधाई। मैं आपकी सफल वापसी की कामना करता हूं। नीचे से कई आवाजें आई। हु लाल लड़ाकू क्यूई आग के बादल की तरह दहाड़ता हुआ बाहर आया और आग के बादल पर एक पतला व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को दबाए हुए खड़ा था। अवमानना की नजर से उसने उन कई लोगों को अनदेखा कर दिया जो उसे विदा कर रहे थे और बस अपनी आंखों को हवेली की गहराई में एक निश्चित कमरे में घुमा लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी निगाहें हटा ली। अब और संकोच नहीं किया, लाल द्वेष पर कदम रखा और सभी ध्यान के बीच आकाश में गायब हो गया। तलवार राजा शहर एकाकी चोटी के नीचे ब्लेड की तरह एक आकृति कदम दर कदम पहाड़ से बाहर निकली। जैसे जैसे वो करीब गया उसने महसूस किया कि ये एक भूरे रंग के लबादे में एक युवक था। हालांकि उसकी आंखों के चारों ओर एक काला कपड़ा लिपटा हुआ था। अदृश्य एक भयावह आभा थी। उसके पीछे एक काली तलवार है। काली तलवार सरल और सीधी है, मानो उसका कोई अग्रभाग ही न हो, लेकिन एक आश्चर्यजनक तलवार ऊर्जा है जो बाहर निकलती है। जहां वो चला वहां जमीन पर पड़े पत्थर सभी चुपचाप टूट गए और फ्रैक्चर एक दर्पण की तरह चिकना था। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, जो काले कपड़े से ढकी हुई थी, किसी दूर की जगह की ओर निर्देशित लग रही थी। खंडहर की भूमि, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज बेहद कर्कश थी। मुझे अपनी तलवार को तेज करने के लिए एक असली प्रतिद्वंदी की जरूरत है। वो जियांची और वुचेंग का वो वुहुआन अच्छे प्रतिद्वंदी होने चाहिए, है ना? उसके मुंह से शब्द सुनकर उसके पीछे की काली तलवार थोड़ी हिल गई, मानो वो अपने साथियों के बीच शीर्ष आंकड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। 10,000 जानवरों का शहर। दहाड़। शहर से एक बहरा जानवर दहाड़ रहा था और फिर पूरे शहर में लोगों ने एक विशाल पंख वाले जानवर को अपने पंख फड़फड़ाते हुए और हवा में उड़ते हुए देखा। पंख वाले जानवर के ऊपर एक नाजुक युवा लड़की अपने घुटनों पर बैठी थी। उसके लंबे हरे बाल और उसकी आंखें चपलता और विचित्र रूप से भरी हुई थी। उसके कोमल कंधों पर एक बर्फनीला पक्षी धड़क रहा था और चहक रहा था और पक्षी पुतलियों की जोड़ी में असीम शीतलता लग रही थी। ही जियो हान, हम आखिरकार खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। लड़की ने पक्षी को छुआ। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मैंने सुना है कि खंडहर वाकई मजेदार है। मैं बहुत से महान लोगों के पास गया है। 10,000 जानवरों के शहर में एक ही पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं हरा सकता। मुझे उम्मीद है कि वे लोग बहुत उबाऊ नहीं होंगे। चलो चलें, लड़की जोर से चिल्लाई और पंख वाले जानवर ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसके पंख हिल गए, उसकी गति आसमान छू गई और हवा उड़ गई। धमाका धमाका। एक शहर में एक गंजा आदमी शहर की दीवार से बाहर निकला और उसके पीछे एक लंबा भाला खड़ा था। महान भाग्य मेरा है, गंजा सिर चिल्लाया और भूत की तरह गायब हो गया। जाहिर तौर पर खंडहर की ओर भाग रहा था। धमाका। एक मार्शल आर्ट प्रांगण में हिंसक लड़ाई क्यूई फट गई और फैल गई, जिससे दर्जनों आकृतियां शर्मिंदगी में उल्टी उड़ गई। हां, तुम बहुत कमजोर हो। ये उबाऊ है, ये उबाऊ है। मेरे पिता से कहो, मैं खंडहर में जा रहा हूं। यहां रहना उबाऊ है। उस अराजकता में मैदान में केवल एक आकृति खड़ी थी। उसका शरीर लोहे के टॉवर की तरह मजबूत था, एक क्रूर वानर की तरह। वो मुस्कुराया और भीड़ को देखकर हंसा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैरों के तलवों को पटक दिया और उसकी आकृति आसमान में उठ गई। कुछ छलांग लगाने के बाद
वो गायब हो गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखकर मार्शल आर्ट संस्थान में सभी ने राहत की सांस ली और फिर जयकारे लगाए। ये राक्षस आखिरकार चला गया। आखिरकार मुझे अब उससे पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। जो लोग खंडहर में जाते हैं वे शायद किस्मत से बाहर होने वाले हैं। एक बार वे इस पागल से उलझ गए तो वे खत्म हो जाएंगे। किंग चेंग के उत्तर में एक बर्फीला परिवार है। मिस, समय आ गया है। मालिक ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि आप जा सकती हैं। सुगंध मंडप के बाहर एक नौकरानी की सावधान आवाज सुनाई दी। धूप मंडप के अंदर नरम बिस्तर पर एक बर्फसफेद शरीर एक पतली रजाई में लिपटा हुआ था, लेकिन फिर भी ये अभी भी उस अत्यंत मोहक वक्र को रेखांकित करता था। आवाज सुनकर रजाई में व्यक्ति उठ बैठा। रजाई खिसक गई और अचानक मटन की चर्बी जैसा एक नाजुक शरीर दिखाई दिया, जिसके सामने लंबे बाल लटक रहे थे जो रोमांचकारी मोटापन को ढक रहे थे। अंदर आओ। उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, केवल ये देखने के लिए कि उसका छोटा सा चेहरा बेहद आकर्षक था, एक भूत की तरह जिसे देखकर लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई। एक नौकरानी ने सावधानी से दरवाजा धक्का दिया और अंदर आई। बिस्तर पर उस व्यक्ति को देखकर एक महिला होने के बावजूद वो अपनी नजरें बेहद दबंग आकृति पर घुमाने से नहीं रोक सकी। नौकरानी कमरे में दाखिल हुई, उसके कपड़े लिए और उसके कपड़े पहनने का इंतजार करने लगी। लंबी काली स्कर्ट ने उसके शरीर को ढक रखा था, जो उसके पतले और मोटे शरीर को उजागर कर रही थी। सिर्फ वक्रता ही सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। ही, धन्यवाद शियाओबी। मेरे पिता से कहो कि जब मैं इस बार बाहर जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए एक आदर्श दामाद ढूंढूंगी जो वापस आएगा। छोटी शैतान लड़की ने मुस्कुराते हुए नौकरानी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मिस, मालिक ने कहा है कि हमें सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। नौकरानी ने असहाय होकर याद दिलाया। अच्छा पति मिलने से बेहतर और चिंता मुक्त सौभाग्य और क्या हो सकता है? रंगीन स्कर्ट वाली महिला ने पलकें झपकाई और हंसी। ठीक है, चलो चले। लेकिन वो ज्यादा नहीं हंसी। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और अपने नाजुक शरीर को हिलाया, केवल ये देखने के लिए कि उसका आकार समय समय पर दिखाई देता और गायब हो जाता है। कुछ सांस लेने के बाद वो दूर में गायब हो गई। नौकरानी ने उसकी भूतिया हरकत को देखा और प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। मिस की हरकतें जुआनलिंग महाद्वीप में साथियों में सबसे ऊपर है। ये एक उदास जगह है जहां हड्डियां दफन है, पहाड़ों में सफेद हड्डियां ढेर है और पूरी दुनिया मौत से भरी हुई है। क्लिक करें। अचानक पहाड़ से एक आवाज आई और मैंने लोगों के एक समूह को बाहर निकलते देखा। पैदल चलने वालों के कदम अकड़ गए थे, उनके शरीर नीले थे और उनकी आंखें खाली थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उनमें थोड़ी भी जिंदादिली नहीं थी। जीवित मृतकों की तरह उन्होंने अपने कंधों पर एक बड़ी पालकी रखी थी और पालकी का शरीर सफेद था, लेकिन उस पर खून से लथपथ भूतिया चेहरों का एक पैटर्न था जो एक भयावह और भयानक माहौल को उजागर कर रहा था। बादल वाली हवा सीटी बजा रही थी और सफेद पर्दे लुढ़क गए थे। सफेद पर्दे के नीचे एक युवा चेहरा जो पीला और रक्तहीन था उभरा। उसकी आंखें ग्रे थी और उसका शरीर मृत्यु की आभा में लिपटा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर लोग कांप उठे। सो भूत पालकी ले जाते हैं। सफेद पालकी दूर चली गई, मानो दूर से कोई ठंडी आवाज आ रही हो। ये वांगजिंग, जीवित लोग। उसी समय पूरे जुआनलिंग महाद्वीप में दुनिया भर से कई प्रसिद्ध प्रतिभाएं आई हैं और उनके लक्ष्य सभी एक ही है। सभी महाद्वीप के केंद्र में अवशेषों की भूमि की ओर इशारा करते हैं। तो पूरे जुआनलिंग महाद्वीप में अनगिनत नजरें एक साथ आई। हर कोई जानना चाहता है कि जब ये कई गर्वित युवा नायक एक साथ टकराएंगे तो ये कितना अद्भुत होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मौजूदा खंडहर पूरे महाद्वीप का केंद्र बन गए हैं।
किंगचेंग के बाहर मूल रूप से शांत वॉरक्राफ्ट पर्वत तुरंत जीवंत हो गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि वॉरक्राफ्ट पर्वत में छिपी खंडहर गुफा खुलने वाली थी। चलो थोड़ी देर के लिए यहां रुकते हैं और जियाओ यी के लिए कुछ राशन खरीदते हैं। एक आदमी ने अपनी पीठ पर एक काले और भारी शासक के साथ कहा। एक दिन की भागदौड़ के बाद जियाओ यान और युएरू भी राक्षसी जानवर पर्वत के बाहरी इलाके में एक आपूर्ति बिंदु पर आ गए, खंडहर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि जियाओ यान जानता था कि जियाओ यी एक अग्नि योगिनी थी, इसलिए दूसरों को पता न चले, इसके लिए उसने जियाओ यी के लिए एक छठे क्रम की परिवर्तन गोली को भी विशेष रूप से परिष्कृत किया ताकि वो आकार बदल सके, और अब ये पूरी तरह से जियाओ यी को एक छोटे जानवर के रूप में प्रस्तुत करता है। असाधारण रूप से प्यारा और क्रूर भी है। हालांकि ये कहना अजीब है कि जियाओ यी अग्नि प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों या औषधीय सामग्रियों को मना नहीं करता है, और उसकी भूख बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि जियाओ यान ने ये कदम उठाया। जियो यान ने जियो यी को कंधों से पकड़ा। एक व्यक्ति और एक जानवर बड़ी आंखों से घूरते रहे, और अंत में जियो यान ने असहाय होकर सिर हिलाया और युएरू को निर्देश देने के बाद वो मुड़ा और आपूर्ति खरीदने के लिए अन्य क्षेत्रों में चला गया। ये राक्षसी जानवर पहाड़ों के बाहर एक आपूर्ति बिंदु है। कई उपचार दवाएं और आवश्यक चीजें खरीदी जा सकती है। आपूर्ति क्षेत्र में जियो यान को एक नौकरानी मिली और उसे जो कुछ भी चाहिए था उसे समझाने के बाद वाले ने उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहा और तैयारी करने चला गया। इसलिए जियो यान यहां ऊब कर बैठ गया और जियो यी को पकड़े हुए इंतजार करने लगा, जो इस प्रेत जानवर की नजर से घृणा से भरा हुआ था। हालांकि प्रतीक्षा करते समय जियो यान ने अचानक एक अजीब नजर देखी और तुरंत अपनी भौहों को थोड़ा झुर्रीदार करके घुमा और फिर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने देखा उसके पीछे लंबे हरे बालों वाली एक सुंदर लड़की बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी, और यहां तक कि उसके छोटे से मुंह से लार की एक धार भी गिर रही थी। जियो यान को हरे बालों वाली लड़की ने बेवजह देखा और वो बस उठना चाहती थी। इस समय हरे बालों वाली लड़की भी तेजी से चली गई, इसलिए जियो यान को एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसे नहीं बल्कि उसकी बाहों में मौजूद जियो यी को देख रही थी। तुम क्या कर रहे हो? जियो यान ने हरे बालों वाली लड़की को सतर्कता से देखा। हरे बालों वाली लड़की ने अपने मुंह के कोने से क्रिस्टल लार पोंछी। उसकी चूत और सफेद आंखें अत्यधिक जलती हुई भावनाओं के साथ फट गई। उसने जियो यी को घूरा और उसकी नाजुक आवाज ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। छोटे भाई, इस छोटे जानवर को मुझे बेच दो, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं तैयार हूं। जियो यी को खरीदो। जियो यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर निर्णायक रूप से कहा, इसे मत बेचो। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और बड़े करीने से मना कर दिया। वो जानता था कि उसकी बाहों में ये छोटी सी चीज कितनी क्रूर है, इसलिए उसे यकीन था कि जब तक वो सिर हिलाने की हिम्मत करेगा, ये छोटा जानवर उसे सीधे एक पंजे से मार देगा और उसे जिंदा कर देगा। जब हरे बालों वाली लड़की ने जियाओ यान की अस्वीकृति देखी तो वो थोड़ी चिंतित हुई और जल्दी से बोली, छोटे भाई, इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 5 मिलियन सोने के सिक्के दूंगी, भले ही ये एक अमर रैंक लड़ाई कौशल हो। अपने दांत पीसते हुए उसने जियाओ यान की बाहों में जियाओ यी को देखा। वह जियाओ यी की आंखों में गौर से देखने लगी, जैसे कि उसने एक नजर में प्रेत आकृति को देखा हो। अतुलनीय उत्साह से भरी हुई, क्योंकि दूसरे जियाओ यी की शक्ति को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके पास अपने सामने जियाओ यी को जानने का एक अनूठा तरीका था। क्या अद्भुत छोटा जानवर है। 5 मिलियन सोने के सिक्के, अमर रैंक लड़ाई कौशल। जियाओ यान भी अपने सामने लड़की की उदारता से स्पष्ट रूप से हैरान था। तुम्हें पता होना चाहिए कि 5 मिलियन सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है, और अमर स्तर की लड़ाई का हुनर और भी अनमोल है। जियाओ यान ने
अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा। हरे बालों वाली लड़की की उन्मत्त आंखों से यह स्पष्ट था कि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही थी, लेकिन वो वास्तव में इतनी बड़ी रकम लाने में सक्षम थी। लेकिन जियाओ यान ने फिर भी मना कर दिया, भूख मत खाओ। सिर्फ इसलिए कि जियाओ यी इतने लंबे समय से उसके साथ है, ये पहले से ही एक भाईचारा बन गया है। और इसके अलावा जियाओ यी की अभी भी एक अग्नि योगिनी की पहचान है। या एक कदम पीछे हटो और कहो, जियाओ यी हालांकि असीमित क्षमता वाले लोग अब अपने बचपन में 3 स्टार 2D के पावर हाउस को टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद ये बहुत बढ़िया है, उसे बार बार अस्वीकार कर दिया गया और हरे बालों वाली लड़की ने जल्दी में अपने पैर पटक दिए। उसका गोरा माथा जल्दी में पसीना बहा रहा था। उसने अपने छोटे हाथ को देखा जो जेड की तरह साफ था। उसके हाथ के पीछे एक हल्का पैटर्न था। अब यह प्रकाश पैटर्न निकल रहा है, अत्यंत तीव्र जलन। यह प्रकाश पैटर्न स्रोत जानवर की रक्त रेखा को समझ सकता है। रक्त रेखा जितनी मजबूत होगी, प्रकाश पैटर्न उतना ही अधिक झुलसाने वाला होगा। और अभी जो जलन हो रही है वो तब भी नहीं हुई जब उसे जियाओ हान मिला था। दूसरे शब्दों में, रक्त रेखा के मामले में उसके सामने मौजूद छोटा जानवर उसके जियाओ हान से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसके पास कुछ बिंगफिंग रक्त रेखा है। उसके लिए यह बस एक अद्वितीय आकर्षण है। जियाओ यान ने इस पैटर्न को देखा और अचानक उसे याद आ गया। डू क्यूई महाद्वीप पर मो परिवार की प्रत्यारोपण तकनीक कुछ क्यूई लोगों की अजीब वस्तुओं को अपने आप में स्थानांतरित करना है, जैसे कि आंखें और हाथ। वो अपने सामने खड़ी महिला के प्रति थोड़ा और सतर्क होने से खुद को रोक नहीं पाई और ऐसा लग रहा था कि वो हरे बालों वाली लड़की के इरादों को समझ गई थी। www ukanshu.com पढ़ रही थी। उसकी बाहों में कपड़े हिल गए और फिर एक बर्फीले नीले रंग का पक्षी उसकी गर्दन से एक पक्षी के सिर के साथ उभरा और पक्षी की आंखें झो युआन को बेहद ठंडी हवा से देख रही थी। आसपास की हवा में ठंड के लक्षण दिखने लगे हैं और जब बर्फीले नीले रंग का पक्षी दिखाई दिया तो जियाओ यान की आंखें अचानक जम गई। उसकी भौहें कांप उठीं। जाहिर तौर पर एक बहुत मजबूत खतरे के बारे में पता था और उसने तुरंत बर्फीले नीले रंग के पक्षी को एक गंभीर भाव से देखा। और फिर जाहिर है ये आसान नहीं है, ये लड़की और भी मुश्किल है। जियाओ यान की आंखें सतर्क थी। वो अपने साथ इतने शक्तिशाली छोटे जानवर को ले जाने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जियाओ यान की बाहों में जियाओ यी की तिरछी पशु पुतलियां भी थोड़ी खुल गई। बर्फीले नीले पक्षी को झाड़ दिया। जानवर का मुंह थोड़ा खुला, काली रोशनी की एक हल्की छलांग लगी और उसके गले से एक धीमी दहाड़ निकली। जाहिर है उसने उस शत्रुता को महसूस किया जो बर्फीले नीले पक्षी ने जियाओ यान के प्रति दिखाई थी। जियाओ यी की चेतावनी भरी दहाड़ का सामना करते हुए बर्फीले नीले पक्षी भी कांप उठे, कुछ सांसों के लिए हिचकिचाए और फिर धीरे से अपना सिर वापस खींच लिया। हरे बालों वाली लड़की ने सबसे मजबूत जियाओ हान को देखा और वो चौंक गई। उसका छोटा चेहरा अचानक ढह गया। ऐसा लग रहा था कि कठोर होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने जियाओ यान को दयनीय रूप से देखा। जियाओ यान के दिल में एक विचार कौंधा। उसने जियाओ यी को अपनी बाहों में भर लिया और अंत में अपना सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि तुम देख सकते हो कि ये कितना असाधारण है, इसलिए तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये अमूल्य है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसलिए इसके बारे में अब और मत सोचो। जियाओ यान के बोलने के बाद वहां एक नौकरानी भी थी जिसने उसके द्वारा पहले खरीदी गई सभी चीजें तैयार कर रखी थी। अगर तुम मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, उसके सामने खड़ी लड़की ने जिद करते हुए जियाओ यान से कहा। जियो यान ने उस लड़की को भी ढूंढ लिया जो उसका पीछा कर रही थी और तुरंत युएरू को लड़की से छुटकारा पाने के लिए कुछ बार इधर उधर घुमाया। मैं बहुत पागल हूं, मैं क्यों खो गई? वो छोटा जानवर वास्तव में शक्तिशाली है। लड़की ने अपने पैर पटक दिए
जब उसे एहसास हुआ कि वो जियो यान से बहुत शर्मिंदा थी। युएरू के अनुसार किंगचेन के बाहर राक्षसी जानवर पर्वत, जिसे बर्फ और बर्फ के पहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है, इतने सालों में जियो यान द्वारा देखी गई सबसे राजसी पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। घने बादल और धुंध ने पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिस्से को ढक लिया, जिससे लोगों के लिए ये देखना मुश्किल हो गया कि इसमें क्या है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि बादल और धुंध में एक बहुत बड़ी ऊर्जा समाहित है। इस विशाल ऊर्जा के नीचे यहां तक कि जियो यान भी थोड़ा ठंडा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी उच्च ऊंचाई से उड़ने की हिम्मत नहीं करता। आकाश में सड़क बस एक मृत अंत है। आसमान में ऊंचे खड़े होकर नीचे पर्वत श्रृंखला के प्रवेश बिंदु को देखते हुए और घने काले सागर को देखते हुए जियाओ यान मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर में हल्की झुनझुनी महसूस हुई। हालांकि वो जानता था कि तथाकथित महान रचना का प्रलोभन निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। जब उसने इतनी बड़ी भीड़ देखी तो वो अभी भी हैरान था। इन अनगिनत लोगों से एक दयनीय रूप से छोटा मौका पाने के लिए ये कठिनाई वास्तव में साधारण नहीं है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जियाओ यान ने यूरू और जियाओ यी को अपने कंधों पर उठाकर एक दूरस्थ स्थान चुना, फिर अपने शरीर को नीचे किया और पहाड़ से छलांग लगा दी। कुछ ही चमक में स्नो माउंटेन रेंज के बाहर एक पेड़ की चोटी दिखाई दी। ऊपर उसकी आंखें झपकती हुई लग रही थी और उसने पाया कि वास्तव में आसपास के पेड़ों की चोटियों पर कई लोग क्रॉसलेग बैठे थे। चूंकि बर्फ और बर्फ के पहाड़ साल भर बादलों और धुंध से घिरे रहते हैं और वहां कई शक्तिशाली राक्षस हैं, इसलिए वहां केवल 3 सुरक्षित प्रवेश बिंदु हैं और जिस स्थान पर जियाओ यान अब है वो उनमें से एक है। लेकिन वर्तमान प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया है, लोगों के समुद्र द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जब जियाओ यान इस विशाल दृश्य को देखकर चुपके से आहें भर रहा था, तभी दूर के आकाश से एक स्पष्ट और तेज क्रेन की चहचहाट अचानक गूंजी और तुरंत उसके चारों ओर अनगिनत निगाहें खींच ली। जियाओ यान ने भी उसकी निगाह का अनुसरण किया। केवल दूरी पर रंगीन ऊर्जा वाला एक विशाल क्रेन अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए तेजी से बर्फ और बर्फ के पहाड़ों के 3 प्रवेश द्वारों में से एक की ओर उड़ता हुआ देखा। रंगीन क्रेन पर सूरज चमक रहा था। पंखों पर प्रतिबिंब चमकदार और शानदार है। क्या सील आखिरकार कमजोर हो गई है? जियाओ यान ने प्रवेश द्वार पर ऊर्जा के तूफान को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। अगली बार हमेशा की तरह प्रतीक्षा में बिताया गया और जब इस तरह की प्रतीक्षा लगभग 3 दिनों तक चली तो इस दुनिया के बीच की ऊर्जा अचानक अशांत हो गई। जिस क्षण पृथ्वी की ऊर्जा बदल गई, जियाओ यान, जो पेड़ के शीर्ष पर क्रॉसलेग बैठा था, ने अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली और उसकी आंखों के सामने एक अजीब नजर चमक उठी। क्या आखिरकार शुरू करने का समय आ गया है? धुंध में लिपटे विशाल पर्वत। इस समय जैसे कोई प्राचीन जानवर जागने वाला हो, पर्वत श्रृंखला के ऊंचे आकाश से धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें आई और इस तेज आवाज के साथ भारी ऊर्जा भी थी। वाह! घने बादल और धुंध में विशाल ऊर्जा तेजी से बढ़ी और अंत में समुद्र की लहरों की तरह लहरों की आवाज भी आई। इस अजीब दृश्य ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रकृति वास्तव में चमत्कारों से भरी है। विशाल ऊर्जा ज्वार उछाल के साथ कुछ समय बाद वास्तव में बादल और धुंध से बाहर निकल गया और जल्दी से फैल गया। कुछ आकृतियों को डराते हुए जो आकाश में रुके थे, जल्दी से नीचे बह गए। अगर वे भयानक ऊर्जा ज्वार की चपेट में आ गए तो एक मजबूत डूडी को भी अपनी त्वचा छीलनी पड़ेगी अगर वो मर नहीं गया। विशाल ऊर्जा ज्वार रंगीन रंगों में बदल जाता है। सूरज की रोशनी के नीचे ये एक विशाल और रंगीन नदी की तरह है। आसमान में लटकते हुए ये बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक घातक संकट छिपा है। रंगीन ऊर्जा की विशाल लहरें पर्वत श्रृंखला से फैलती रहीं। इस समय
कई लोग महसूस कर सकते थे कि बर्फ और बर्फ पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा धीरे धीरे हिंसक और राजसी हो गई। ऐसा लग रहा है कि बर्फ और बर्फ के पहाड़ एक चुंबक में बदल गए हैं, जो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। इस तरह के शानदार दृश्य का सामना करते हुए जियाओ यान भी आश्चर्य से भर गया। अपनी असाधारण आत्मा की अनुभूति के साथ वो और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रंगीन ज्वार में ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी। कितना भयानक स्तर! जैसा कि ऊपरी तल के डू-डी महाद्वीप से अपेक्षित था। ऐसा अद्भुत दृश्य आप से अन्य स्थानों पर कैसे देख सकते हैं? एक हंसी के साथ जियाओ यान खड़ा हुआ और अपनी आंखें बर्फ और बर्फ के पहाड़ों की ओर घुमाई। इस समय पहाड़ों में ऊर्जा एक आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई है। यहां खेती करने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलना तय है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग ये जानने के बाद भी आकर्षित होते हैं कि बड़ा अवसर छीना नहीं जा सकता। आइए कुछ विचारों का अभ्यास करें। उसकी नजर पर्वत श्रृंखला से हट गई और आखिरकार उस जगह पर रुक गई जहां पर्वत श्रृंखला प्रवेश करती थी। वहां लोगों का विशाल समुद्र हिलना शुरू हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहा है, पहले वाले को हमेशा विशेष लाभ होता है। जो इसमें प्रवेश करता है उसका सबसे अच्छा प्रभाव होगा। इसलिए हर कोई सबसे पहले भाग्यशाली होना चाहता है। लोगों के समुद्र को देखते हुए जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में आग की लपटें थी। इस बार बड़े मौके की लड़ाई उसकी उम्मीदों से कुछ परे थी। संभवतः ये प्रतियोगिता काफी रोमांचक होगी और वह भी इसे आजमाना चाहता है। जुआनलिंग महाद्वीप में किंगचेंग के पास ये युवा पीढ़ी, हम वास्तव में किस कदम तक पहुंच सकते हैं? आप और उनमें कितना अंतर है? बूम! जब जियाओ यान के विचार बदल रहे थे, अचानक अराजक और तेज कदमों की आवाज और तेज गर्जना की आवाज आई, और जब उसने लोगों के विशाल समुद्र को देखा तो वो अचानक दहाड़ने लगा और लोगों की एक धारा में बदल गया जो पागलों की तरह पर्वत श्रृंखला में भाग रहा था। युएरू, खंडहर में जाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। चलो पहले अपने गंतव्य पर चलते हैं। जहां तक मौके की बात है तो कोई जल्दी नहीं है। हालांकि इस महान अवसर में बहुत बड़ा प्रलोभन है, लेकिन इसमें एक घातक खतरा भी है, जियाओ यान शेन ने कहा। युएरू भी जियाओ यान की योजना से अवगत थी, इसलिए वो कुछ हद तक भावुक होकर सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई और कहा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। थोड़ी देर के लिए बर्फ और बर्फ के पहाड़ों की पूरी परिधि इस समय हिंसक हो गई, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि तथाकथित महान भाग्य बहुत देर हो जाने पर चला जाएगा। स्वर्ग और नर्क के बारे में सोचते हुए महान अवसर आपके सामने है, और शायद जुआनलिंग रॉयल परिवार का अतुलनीय आकर्षण है। उपस्थित लोग इससे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते? बर्फ और बर्फ के पहाड़ों के अंदर तापमान कम है और कोहरा छाया हुआ है। कोहरे में थोड़ी हिंसक ऊर्जा मिली हुई है जो लोगों की दृष्टि को बहुत सीमित कर देती है। शांत पर्वत श्रृंखला में दो आकृतियां जंगल को तोड़कर अंदर आईं और तुरंत हल्के से उतरी, जिससे एक युवा चेहरा दिखाई दिया जो जियाओ यान था। चलो इस तरफ चलते हैं। जियाओ यान, युएरू ने रास्ता दिखाया। जियाओ यान और जियाओ यी ने भी शब्द सुनकर अपना सिर घुमाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस स्थान पर जाए जहां युएरू ने कहा था, और उस बड़े अवसर के बारे में चिंता न करें। मिस युएरू क्या ढूंढ रही हैं? जियाओ यान ने भी उत्सुकता से पूछा। हालांकि युएरू के पिता युयू ने कहा कि वो इस खंडहर में कुछ ढूंढ रही थी, फिर भी उन्हें नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रही थी। बस पूछा, मैं जो ढूंढ रही हूं वो क्रिसेंट मून कुइगो है। यूरू ने अपने दांत थोड़े पीस लिए। क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट, जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरे पिता ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। इस अवशेष में न केवल एक वरिष्ठ द्वारा छोड़े गए अवसर हैं, बल्कि कई खजाने भी हैं।
जिनमें से आपको जिस सम्राट स्तरीय जादूकोर की आवश्यकता है वो भी उनमें से एक है। और हमारे यू परिवार को प्राचीन काल से विरासत मिली है, लेकिन इसमें इस महत्वपूर्ण दवा की कमी है। क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट यूरू बेई ने अपने होठों को काटते हुए जियाओ यान से कहा। भले ही उसके पिता ने बार बार समझाया कि जियाओ यान से बात न करें, लेकिन जियाओ यान ने अपने पिता को बचा लिया और यूरू ने उससे ये बात छिपाने की योजना नहीं बनाई। अर्धचंद्राकार हरा फल, ये अच्छी बात है। तुम बच्चे नहीं जानते, दुनिया के कुछ अजूबों के अलावा कुछ खास औषधियां भी हैं। उनका असर विरासत को स्वीकार करने या मुहर तोड़ने जैसा होता है। हम इसे औषधि परिचय कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार हरा फल अच्छी बात है। ये चंद्रमा का प्रतिनिधि है। ऐसा लगता है कि युएरू नाम की इस छोटी चाची के पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, अन्यथा इतनी पुरानी विरासत उसकी बारी नहीं होती। रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। धीरे धीरे गली में चलने के बाद वो नक्शे का अनुसरण करते हुए एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। नक्शे पर दी गई जानकारी से पता चला कि अर्धचंद्राकार हरा फल यहां छिपा हुआ था। उनके सामने के पहाड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत देर से उनके सामने था, और कुछ खूंखार जानवर पल भर में ही साफ हो गए। जैसा कि किंगचेंग के 100 मील के दायरे में रहने वाले उत्कृष्ट युवा लोगों से उम्मीद की जाती है, उसके पास कुछ कौशल है। जमीन पर गिरते हुए जियाओ यान ने आगे की ओर देखा, अपने दिल में हंसा और तुरंत अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। ऊर्जा धुंध बहुत मोटी है और तियानमू पर्वत इतने विशाल है। अर्धचंद्राकार हरे फल की गहराई तक पहुंचना आसान नहीं है। चिंता मत करो, उनका अनुसरण करो और उन्हें नेतृत्व करने दो। जियाओ यान ने भी यूरू की चिंताओं को देखा और जल्दी से सांत्वना देने के लिए बोला। हाँ, यूरू भी जानती थी कि बहुत अधिक सोचना बेकार है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए जियाओ यान का अनुसरण किया। जियाओ यान की भौहों के बीच एक सुंदर रंगीन छाया भी पर्वत श्रृंखला में गिर गई और सुंदर आंखें बह गई और तुरंत आगे की ओर एक पीठ पर रुक गई। अपने पीछे हल्की हलचल महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो वो तेजी से सीधे पर्वत श्रृंखला में चला गया। रुको, ये देखकर कि जियाओ यान जाने वाला था, रंगीन पोशाक वाली महिला ने तुरंत ठंडी आवाज में चिल्लाया। जियाओ यान ने उसकी चिल्लाहट नहीं सुनी, लेकिन उसके कदम तेज हो गए। शश! जैसे ही गति तेज हुई, अचानक उसके पीछे हवा के टूटने की आवाज गूंजी। जियाओ यान का चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसके कदम गलत हो गए। तेज हवाओं के साथ एक रंगीन रेशमी साटन ने अपना सिर ढक लिया और बाहर निकल गया, और अंत में उसके सामने एक विशाल विशाल पेड़ को छेद दिया। हालांकि रंगीन साटन कपड़े से बना हुआ लगता है, लेकिन इसमें एक हल्की धातु की चमक है जो स्पष्ट रूप से एक साधारण चीज नहीं है। अपने ही हमले से बचने के लिए जियाओ यान के अजीब कदमों को देखकर रंगीन पोशाक वाली महिला की खूबसूरत आंखों में एक अजीब चमक चमक उठी। उसके जेड हाथ की एक झटकी के साथ एक और रंगीन रेशम और साटन उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया। एक जहरीले सांप की तरह हवा में घूम रहा था। चालाकी से मुड़ गया और जियाओ यान के चारों ओर लिपट गया। इस महिला के लगातार उलझाव का सामना करते हुए जियाओ यान का दिल भी कुछ गुस्से से भर गया। वो अचानक घूम गया, उसकी बाह बिजली की तरह चमक उठी, रेशम के फटने को पकड़ लिया। उसकी हथेली से दूधिया सफेद लपटें निकली और तुरंत रेशम का पीछा करते हुए आग की एक रेखा में बदल गई। सीधे पहले वाले पर गोली चला दी। आग की रेखा को आते देख रंगीन स्कर्ट वाली महिला के गाल भी थोड़े ठंडे हो गए और नीले और चांदी के फटने की बारी बारी से, जैसे कि तेज हवा और गड़गड़ाहट के संलयन से बनी शक्तिशाली लड़ाई की भावना भी रेशम और साटन के साथ बाहर निकली और अंत में आग की रेखा से टकरा गई। धमाका! शांत पर्वत श्रृंखला में एक कंपिच वाला विस्फोट हुआ और दो मजबूत और शक्तिशाली तरंगों के बाद सीधे आसपास के घने कोहरे को बहुत दूर कर दिया
और खुले स्थान में आधा मीटर से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। इस समय बहुत से लोग पर्वत श्रृंखला में घुसने लगे हैं। जब उन्होंने यहां हलचल सुनी तो वे सभी आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति चला गया वो वास्तव में प्रसिद्ध मिस फेंग यी था, तो वे सभी चौंक गए। हैरान आंखें विपरीत दिशा में अजीब आदमी की ओर मुड़ गई। जो व्यक्ति उसके साथ लड़ सकता था वो निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगा। हवा और गड़गड़ाहट के गुणों के संलयन से बनी लड़ाई की भावना। मिस फेंग लीचेंग का नाम वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। हालांकि रंगीन रेशम साटन ने इस तरह के हिंसक ऊर्जा प्रभाव का अनुभव किया है, ये कभी इस तरह से नहीं टूटा है। जियो यान की आंखें रंगीन स्कर्ट वाली महिला पर टिकी हुई है। धीरे से कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला के पास वास्तव में 2 प्रकार की काया है। इस प्रकार की काया शायद ईविल पॉइजन फिजिक जितनी दुर्लभ न हो, लेकिन यह भी काफी दुर्लभ है। सच कहें तो जियो यान को भी 2 प्रकार की विशेषताओं में गिना जा सकता है, काया, आग और लकड़ी। बेशक इसकी काया यह है कि आग बहुमत के लिए जिम्मेदार है और लकड़ी बस थोड़ा सा। बेशक हर कीमियागर। ये मामला है यूयू पढ़ना, क्योंकि ये आवश्यक शर्त है। दोनों विशेषताओं की काया वास्तव में साधना के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। जियो यान की किस्म खराब नहीं है, शरीर में केवल थोड़ी लकड़ी की ऊर्जा है, लेकिन उसके सामने वाली महिला न केवल इस हिस्से की खेती कर सकती है, बल्कि वास्तव में डू क्यूई की 2 विशेषताओं का सही संलयन शक्ति अचानक बढ़ गई। आप मेरे हमले को तोड़ सकते हैं, आप बहुत शक्तिशाली भी हैं। रंगीन पोशाक वाली महिला ने अपने सामने पतले युवक को सुंदर आंखों से देखा, अचानक मुस्कुराई और अपने निर्दोष सफेद हाथ को फैलाया और धीरे से कहा, बाहर जाओ और दोस्तों पर भरोसा करो। एक दोस्त बनाओ। मेरा नाम फेंग यी है। जैसे ही ये शब्द निकले, उनके आसपास के लोग चौंक गए। वे जानते थे कि उनके सामने फेंगली शहर की सबसे बड़ी महिला कितनी घमंडी और अभिमानी थी, और अब वो वास्तव में दोस्त बनाने के लिए एक अजनबी आदमी के पास पहुंची। नमस्ते, जियो यान। जियाओ यान ने भी अपने सामने खड़ी महिला की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। सम्राट की आत्मा, जैसी की उम्मीद थी, सही है। एक दूसरे के साथ मिस फेंग यी की आत्मा कमजोर नहीं है। बोलने के बाद दोनों ने एक साथ अपने हाथ छोड़े। चलो यूरू। जियाओ यान ने यूरू का भी अभिवादन किया, जो उसके बगल में थी। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना वाकई मुश्किल है जो दिलचस्पी रखता हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा की शक्ति मुझसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि अगर तुम मेरे आदमी बनना चाहते हो तो तुम सिर्फ एक मजबूत आत्मा नहीं रख सकते। उनके पीछे चलो। मैं देखना चाहती हूं कि अगर उनके पास अच्छा मौका आया तो वे क्या करने जा रहे हैं। रंगीन स्कर्ट वाली महिला ने कहा, लेकिन मिस, मास्टर ने बाहर आने से पहले मुझसे कहा था कि हमें मौके पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं एक और बात कहूंगी। उनके पीछे चलो। रंगीन पोशाक वाली महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हालांकि वो जियो यान और अन्य लोगों के पीछे चल रही थी। पहाड़ों की गहराई में प्रवेश करते हुए मुझे अचानक एक झील मिली। झील पर एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप पर एक पतला क्रिस्टल स्पष्ट पौधा था, जो एक विशाल और सुखद गंध को बाहर निकाल रहा था। ये कहा होना चाहिए। जियाओ यान और युएरू ने पाया कि इस पर्वत श्रृंखला के रास्ते में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। ये कोहरा जहरीला है। जियाओ यान को तुरंत समझ में आ गया कि जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, लोगों की संख्या कम होती गई। ये कोहरे का कारण निकला। नहीं, जियाओ यान ने युएरू को एक औषधीय गोली दी और फिर सम्राट की आत्मा शक्ति पूरी तरह से तैनात हो गई और उसने सावधानी से झील की जांच की। आमतौर पर जहां भी स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार होते हैं, वहां संरक्षक होंगे, इसलिए हर चीज में सावधान रहना बेहतर होता है। आपको ये क्यों नहीं मिला? जियाओ यान खुद से
कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसने युएरू को कुछ भारी निर्देश दिए और सीधे झील में छोटे से द्वीप पर चला गया। उसका शरीर मछली की तरह साफ झील में फट गया। जियाओ यान ने अपने शरीर के बाहर दूधिया सफेद लपटों को देखा और मुंह में लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। तापमान के कारण आसपास की झील का पानी उबलते पानी की तरह लुढ़क रहा था और जबकि दूधिया सफेद छाले लगातार बुदबुदा रहे थे, गहरे बैंगनी रंग के तरल पदार्थ की धारें, जो नग्न आंखों से पता लगाना मुश्किल है, धीरे धीरे उभरती है। लेकिन जब ये गहरे बैंगनी रंग के तरल पदार्थ दूधिया सफेद लौ के संपर्क में आने वाले थे, तो जियाओ यी ने इसे बहुत छोटे बर्फ के धागों में जमा दिया और फिर धीरे धीरे झील के तल में गिर गया। जियाओ यान की खोपड़ी सुन्न हो गई क्योंकि उसने अपने शरीर पर दिखाई देने वाली छोटी बैंगनी बर्फ की धागों को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये शांत दिखने वाली झील गुप्त रूप से इतना घातक जहर छिपाएगी। जल्दी करो, ये जहर बहुत जहरीले हैं। हालांकि एक अलग आग की सुरक्षा उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है, लेकिन ये मेरी आत्मा की शक्ति के लिए बहुत अधिक है। जैसे ही युएरू चकित था, जियाओ यान की एक गहरी आवाज अचानक मेरे दिल में गूंज उठी, हडॉट। उसने जल्दी से सिर हिलाया और फिर जियाओ यान के पैरों का अनुसरण किया। उसका सिर सतह पर तैर गया। झील के केंद्र में छोटे से द्वीप को देखा, राहत की सांस ली और फिर अपने हाथों को तेजी से घुमाया, जिससे उसके शरीर पर पानी का निशान बन गया। धीरे धीरे झील के पास पहुंचना। कपड़े गीले होने के कारण पानी में उभरी हुई सही आकृति को देखते हुए जियाओ यान अपनी एकाग्रता के कारण निगलने में मदद नहीं कर सका। चेरी के मुंह के नीचे 2 पर्वत शिखर खड़े होने वाले थे और केवल रेशम का एक निशान था। सफेद और बेदाग त्वचा से कसकर चिपके रहने से ये एक अलग तरह का स्वाद देता है। वो झील के केंद्र में द्वीप के करीब की स्थिति तक आसानी से पैडल मारता रहा और जब जियाओ यान राहत की सांस लेने वाला था, तो उसके सामने शांत झील अचानक आसमान में फट गई। कसकर अपना सिर उठाया और उस जगह को घूरा जहां स्प्रे फटा था और एक पल के बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। पानी की फुहारें धीरे धीरे गिर रही थी। ओह! एक पल में एक विशाल सांप, जिसके पूरे शरीर पर हरे रंग के शल्क थे और एक त्रिकोणीय आकार का सिर था, अचानक झील के तल से बाहर निकला, फिर अपना विशाल मुंह खोला और जियाओ यान को बुरी तरह से काट लिया। उसकी पुतलियों में एक जंगली क्रूरता थी। 3000 वज्र प्रेत शरीर। जब क्रूर विशाल सांप का मुंह जियाओ यान पर हमला करने वाला था, तो एक बिजली की तेज गति वाली चाल चमकी, जिससे विशाल सांप हवा में भाग गया। भ्रामक सुनहरा दानव अजगर। रिंग के अंदर से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई, मास्टर, ये क्या है? जियाओ यान को भी अजगर के हमले से एक अजीब शक्ति महसूस हुई। भ्रामक गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन, ये एक शक्तिशाली जादुई जानवर है जो अपनी आत्मा शक्ति के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे शक्तिशाली शक्ति न तो शरीर है और न ही ताकत, बल्कि आत्मा की शक्ति है। भ्रामक गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन को आत्मा शक्ति का गहरा ज्ञान है। ये अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके एक परिपूर्ण भ्रम पैदा करने में सक्षम है, जिससे ये लंबे समय तक नींद में रहता है और जागना नहीं चाहता है। यही बात इसे भयानक बनाती है। लेकिन सौभाग्य से आपकी आत्मा शक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन ये एक अजीब आग से सुरक्षित है, इसलिए ये आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अजीब आग का हिंसक कारक स्वाभाविक रूप से इन अंधेरे विशेषता वाले सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अन्य साथियों को देख सकते हैं, अब इस भ्रम में पड़ गए हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने सामने क्रूर विशालकाय सांप को देखा और कहा, मैं इसे वापस पकड़ लूंगा। जल्दी करो और क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट ले आओ। जियो यान ने भी अपने दांत पीस लिए और यूर उसे कहा। हालांकि उसके सामने मौजूद इल्यूसोरी गोल्ड डेमन पाइथन 4 सितारा डू डी के बराबर था, लेकिन अपनी खुद की अजीब आग के आशीर्वाद के साथ उससे लड़ना मुश्किल नहीं था। इसलिए उसने तुरंत यूरो से कहा, बैंग बैंग बैंग।
आकृति हिंसक रूप से द्वीप की ओर बढ़ी। ओह! उसके पीछे कुछ हिंसक लहरें फूट रही थी, जो विशाल सांप के हमले की विफलता के कारण उत्पन्न गति थी। जियाओ यान ने अपने पीछे की मजबूत आभा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रभाव की मदद से वो विशाल सांपों के कई हमलों से बच गया और अंततः वो द्वीप से केवल 10 मीटर दूर था। अपनी आंखों के कोने से पीछे देखते हुए उसने पाया कि विशाल सांप अपने विशाल मुंह को खोले हुए उसका पीछा कर रहा था और उसे मार रहा था। एक हल्की सी हंसी के साथ जियाओ यान ने अंगूठी स्वीकार करने के लिए अपनी उंगली हिलाई और एक लकड़ी का बोर्ड पानी की सतह पर गिर गया। झील में जहर से जंग लगने से एक पल पहले जियाओ यान के पैर की उंगलियां उससे टकराई। उसका शरीर थोड़ा डूब गया और फिर एक पल बाद हिंसक रूप से फिर से बाहर निकल गया। अंत में द्वीप के दायरे में प्रवेश किया। यूयू रीडिंग बॉडी ने पलटवार किया। उसके पैर थोड़े से बैठे। दोनों हथेलियों ने जमीन पर हल्के से दबाव डाला और स्थिर रूप से उतरा। अपने तलवों से द्वीप पर कदम रखते हुए जियो यान ने पीछे देखा और पाया कि जब से वो द्वीप के चारों ओर 10 मीटर की सीमा में प्रवेश कर रहा था, तब से क्रूर विशाल सांप थोड़ा डरा हुआ था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। द्वीप के बाहर अपनी पूंछ पर झूल रहा था। घुमक्कर एक लाल सांप पत्र थूकते हुए जियो यान को भयंकर रूप से घूरता रहा और द्वीप के चारों ओर घूमता रहा। धीरे धीरे शांत हो रही झील और अभी भी द्वीप की रखवाली कर रहे विशाल सांप को देखते हुए जियो यान ने राहत की सांस ली, पीछे मुड़ा और छोटे से द्वीप को देखा, जो बहुत बड़ा नहीं है, जिस पर हरे भरे बांस के जंगल और कुछ फूल और पौधे लगे हुए हैं, जो जीवंत और सुंदर दिखते हैं। क्या तुमने इसे पा लिया है, यूएरू? जियो यान आखिरकार विशाल सांप से मुक्त हो गया और जल्दी से पूछने के लिए द्वीप पर गया। ये अपने सामने क्रिस्टल स्पष्ट छोटे पेड़ पर कुछ गोल फलों को देखते हुए यूएरू चिंतन में डूबने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पिता ने जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार क्या क्रिसेंट मून कुइगो ऐसा नहीं दिखना चाहिए? क्या यह हो सकता है कि यह क्रिसेंट मून पर्यावरण के कारण उत्परिवर्तित हो गया है? मार्गदर्शन देने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। शून्य से एक उदास हंसी उभरी और यूएरू ने अपने मोह के क्षण में छोटे पेड़ पर लगे सभी फल छीन लिए। ध्यान से देखने पर उसके गालों पर सफेद पर्दे के नीचे एक युवा चेहरा उभरा, जो पीला और रक्तहीन था। उसकी आंखें भूरी थी और उसका शरीर मृत्यु की आभा में लिपटा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर लोग कांप उठते थे। अलविदा, बाद में एक नियुक्ति होगी। बोलने के बाद वो एक भूत की तरह द्वीप पर गायब हो गया। जब जियो यान ने पहली बार रहस्यमय आदमी को देखा तो उसे एक मजबूत ताकत महसूस हुई, लेकिन उसके पीछे आग का प्राचीन शासक गोली चलाने वाला था। लेकिन यूएरू के छोटे हाथ से उसे धीरे से दबा दिया गया। ये वो क्रिसेंट मून जेड नहीं था जिसे उस व्यक्ति ने लिया था।